तो हेलो दोस्तों। मैं हूँ रोहन। तो आज आपका स्वागत है फार्मा स्प्रिंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी का जो सिलेबस है उसमें से जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आज हम चालू करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है HAP 1 उसमें से इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी जो यूनिट 1 का जो सेक्शन है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि HAP जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उस ह्यूमन एनाटॉमी एनाटॉमी का मतलब क्या है और फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी का डेफिनेशन ये है कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट्स इंक्लूडिंग ऑर्गन्स टिश्यूज सेल्स एंड सिस्टम्स। अब इसका मतलब ये है कि जो भी ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर्स है लाइक ब्रेन हो गया या एसोफेगस हो गया या लंग्स हो गया हार्ट हो गया लिवर हो गया, इन सब बॉडी ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करना मतलब एनाटॉमी कहा जाता है। और एनाटॉमी में इन सभी स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया जाता है। जैसे ऑर्गन्स हो गए लाइक, और इनमें से भी टिश्यूज सेल्स और इन सब का जब एक एकजुट बन के जो सिस्टम्स बनती है उनका स्ट्रक्चर्स मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो उसमें वो सब एनाटॉमी में देखा जाता है। अब एनाटॉमी के दो टाइप्स है, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी मतलब क्या? तो ग्रॉस एनाटॉमी मतलब जैसे ऐसे स्ट्रक्चर जो नेक्ड आई से दिखे जा सकते हैं, मतलब विजिबली देखे जा सकते हैं। लाइक यदि कोई ऑर्गन डायरेक्ट ऑर्गन हो लाइक किडनीज, लाइक लिवर, लाइक ब्रेन, लाइक हार्ट, वो सब नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, तो वो सब ग्रॉस एनाटॉमी में आता है। और ग्रॉस एनाटॉमी के भी दो सब टाइप्स है, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी। अब ये रीजनल एनाटॉमी मीन्स क्या? तो रीजनल एनाटॉमी मतलब इसमें बॉडी के जो रीजन्स है उनका स्टडी किया जाता है। लाइक हेड एंड नेक रीजन हो गया, फिर थोरैक्स रीजन हो गया, फिर ऐसे जो भी रीजन्स है बॉडी के उनका स्टडी, उनके स्ट्रक्चर का स्टडी रीजनल एनाटॉमी किया जाता है। फिर सिस्टमिक एनाटॉमी, इसमें जो भी बॉडी के सिस्टम्स है लाइक नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, देन जो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, इनका स्टडी सिस्टमिक एनाटॉमी में किया जाता है। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसमें माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के देखने के लिए। लाइक हिस्टोलॉजी, इसमें जो भी टिश्यूज है उनका स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है। फिर आता है साइटोलॉजी, इसमें जो भी सेल्स है उनका स्ट्रक्चर का स्टडी इसमें किया जाता है। अब सेल्स में कौन से बहुत सारे के सेल्स होते हैं, नर्व RBC हो गए, WBC हो गए, नर्व सेल हो गए, देन टिश्यूज में भी इपिथेलियल टिश्यू हो गए, मसल टिश्यू हो गए, देन नर्वस टिश्यू हो गए। ये सब टिश्यूज का स्ट्रक्चर का स्टडी इसमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। मतलब जो भी बॉडी के ऑर्गन्स है उनके जो फंक्शंस है उन फंक्शंस का स्टडी करना मतलब फिजियोलॉजी में आता है वो। अब ब्रांच उसके टाइप्स या ब्रांचेस कौन से है? तो सेल फिजियोलॉजी, सिस्टमिक फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। अब ये सेल फिजियोलॉजी मीन्स क्या? इसमें सेल्स के जो फंक्शंस है उनकी स्टडी की जाती है। फिर सिस्टमिक फिजियोलॉजी जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स है जो अभी बताए, लाइक कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सिस्टम्स की फंक्शंस का स्टडी सिस्टमिक फिजियोलॉजी में किया जाता है। फिर पैथोफिजियोलॉजी, इसमें जो भी डिसीज होता है, डिसीज ड्यूरिंग द डिसीज, तो जो भी बदलाव होते हैं और जो भी बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शन होता है वो सब इसमें पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। लाइक डायबिटीज में जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तब अब ये सब क्यों होता है, तो ये सब भी फिजियोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है।
नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एच ए पी, वाई देर इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द एच ए पी। अब ये क्या है कि जो भी हम ड्रग यूज करते हैं उन ड्रग्स का एक्शन समझने के लिए हमें एच ए पी का इम्पोर्टेंट है। फिर है जो भी डिसीज कंडीशंस है उनको समझने के लिए भी एच ए पी इम्पोर्टेंट है। फिर जो फार्माकोकाइनेटिक्स है लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सब फार्माकोकाइनेटिक्स मैकेनिज्म्स को स्टडी करने के लिए भी एच ए पी इम्पोर्टेंट है। फिर है जो भी फार्माकोलॉजी या थेरापेटिक्स है उनका अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एच ए पी इम्पोर्टेंट है। फिर जो भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनका डोसेज फॉर्म हो गया या रूट हो गया, उनके स्टडी के लिए भी एच ए पी इम्पोर्टेंट है। और जो भी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनका क्लिनिकल कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब वो एच ए पी के बारे में फुल्ली कॉन्फिडेंस हो, फुल्ली उनको इंफॉर्मेशन हो बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स या हर एक ऑर्गन की। तब वो अच्छे से ये पेशेंट्स को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे जो भी मेडिसिन वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके बारे में। इसलिए एच ए पी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लेवल है केमिकल लेवल। इसमें क्या है कि जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, इन सब का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। फिर आता है सेलुलर लेवल। इसमें जो भी सेल्स है लाइक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये सब सेलुलर लेवल में आता है। और जब बहुत सारी सेल्स कंबाइन आती है तब वो फॉर्म करती है टिश्यूज। अब ये टिश्यूज में कौन सी टिश्यूज, तो इपिथेलियल हो गया, देन कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गए या नर्वस टिश्यू हो गए। और ये सब टिश्यूज एक साथ आने के बाद वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए। लाइक हम सब जानते हैं कि हार्ट, किडनी, लिवर, इन सब ये सब ऑर्गन लेवल पे आता है। फिर आता है सिस्टम लेवल। जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आ जाए तो सिस्टम बनाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। फिर आता है जब बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ आ जाए तो एक पूरा का पूरा इंटायर ह्यूमन बॉडी फॉर्म करते हैं और उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये हो गए लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप वो ये फिगर ध्यान में रखेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा और मेमोरी में बन जाएगा। फिर आता है जो भी बॉडी सिस्टम्स है। तो हमारे बॉडी में कौन सी सिस्टम्स है, टोटल 11 सिस्टम्स इंक्लूडेड होती है। तो इसमें फर्स्ट सिस्टम है इंटीग्युमेंट्री सिस्टम, जिसमें मेजर ऑर्गन्स इंक्लूड है स्किन, हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स। और इनका मेन फंक्शन है कि जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करना, फिर जो भी बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करना, और जो भी एक्सटर्नल स्टिमुला है उनको पहले से ही डिटेक्ट कर देना। फिर सेकंड सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। ये है लाइक इनमें इंक्लूड होता है कि बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गए, जॉइंट्स हो गए, ये सब स्केलेटल सिस्टम में आता है। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारी बॉडी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर जो भी बॉडी वाइटल ऑर्गन्स है, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है लाइक हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन सबको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लाइक ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन करता है, स्कल करता है। वैसे ही नहीं बहुत सारे ऑर्गन्स को स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर देता है। फिर थर्ड सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो स्केलेटल मसल हो गए, स्मूथ मसल हो गए, कार्डियक मसल्स है। फिर इनका फंक्शन क्या आता है कि जो भी बॉडी मूवमेंट है उनको प्रोड्यूस करना अच्छे से, बॉडी मूवमेंट एक अच्छे से ये प्रोवाइड करना। फिर है बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। फिर जो भी बॉडी की हीट है वो जनरेट करना रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिर आता है नर्वस सिस्टम। इसमें इंक्लूड होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब इनका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी बॉडी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर करना या सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना। फिर आती है इंडोक्राइन सिस्टम। इसमें मोस्टली ग्लैंड्स इंक्लूड होती है लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज। अब इंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। लाइक वो इनका मेन फंक्शन होता है सीक्रेट रेगुलेटरी हार्मोन्स, फिर मेटाबॉलिक बैलेंस को मेंटेन करना या जो ग्रोथ डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करना। फिर नेक्स्ट सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, ये सब चीज़ें आती है मेजर ऑर्गन के तौर पे मेजर ऑर्गन के तौर पे। इनका मेन फंक्शन है जो भी
सर्कुलेटिंग ब्लड है उसको पंप करना, फिर जो भी ऑक्सीजन हो गया या न्यूट्रिएंट्स हो गया वो हर एक ऑर्गन तक ट्रांसफर करना, फिर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको एक्सक्रीट करने में भी थोड़ा मदद कर देते हैं। फिर लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें लिम्फ नोड हो गए, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, ये सब मेजर ऑर्गन्स है। फिर इसमें इनका फंक्शन ये है कि जो भी इन्फेक्शन होता है उसको डिफेंड करने का काम ये करते हैं। फिर जो भी एक्सेस फ्लूइड बन जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, ये ड्रेन करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करती है। फिर इम्यून रिस्पॉन्स को मेंटेन करने का भी काम लिम्फेटिक सिस्टम करती है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सब मेजर ऑर्गन्स है। इनका मेन वर्क ये है कि जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस है उनका एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, लाइक कौन से तो ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, इन सब का सप्लाई कर देना और बॉडी में से रिमूव कर देना। फिर आती है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, ये सब मेजर ऑर्गन्स है। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं उसको वो डाइजेस्ट कर देना, फिर एब्जॉर्ब कर देना, जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, फिर जो भी सॉलिड वेस्ट बनता है उसको एलिमिनेट करने का भी काम डाइजेस्टिव सिस्टम कर देता है। फिर यूरिनरी सिस्टम, इसमें कौन से मेजर ऑर्गन्स है तो किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स। इसमें इनका फंक्शन ये होता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है इसको फिल्टर कर देना, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको एक्सक्रीट कर देना, जो भी फ्लूइड्स हमारे बॉडी में होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है वो भी एब्जॉर्प्शन करने का काम भी यूरिनरी सिस्टम किडनी में होता है। फिर जो भी वेस्ट वेस्ट प्रोड्यूस होता है उनको भी एक्सक्रीट करने का काम यूरिनरी सिस्टम में होता है। फिर जो भी फ्लूइड बैलेंस है, वाटर मेंटेन करने का काम भी यूरिनरी सिस्टम ही कर देती है। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें मेजर ऑर्गन्स है ओवेरीज, टेस्टिस, यूटेरस, प्रोस्टेट। और इनका मेन काम क्या है तो जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनको प्रोड्यूस करना, सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करना, या जो भी फिटल डेवलपमेंट है, बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करना, ये सब बॉडी सिस्टम्स में आता है। अब देखते हैं 6 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें पहले प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या है कि जो भी ऑल केमिकल रिएक्शंस है उनका जो भी वर्क, इसमें क्या है मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर्स इन बॉडी टू मेंटेन लाइफ। अब इनमें दो सब मैकेनिज्म इंक्लूडेड है, लाइक कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में बना के जो भी एनर्जी होगी वो रिलीज की जाती है। और एनाबॉलिज्म में बाय यूजिंग द एनर्जी जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है रिस्पॉन्सिवनेस, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी जो भी चेंजेस होते हैं इंटरनल, लाइक बॉडी के अंदर हो या बॉडी के आउटसाइड, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये जो रिस्पॉन्सिवनेस प्रोसेस है ये हेल्प करती है। फिर है मूवमेंट, इसमें जो भी बॉडी की मूवमेंट्स होती है, लाइक इंडिविजुअल ऑर्गन्स, सेल्स और सब्सटेंस, इनमें जो मूवमेंट होती है इनका जो मोशन होता है ये सब इसमें आता है मूवमेंट में। फिर है ग्रोथ, इंक्रीज, ये क्या है तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स और होल बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन द सेल नंबर और सेल साइज। जब हमारे बॉडी में सेल नंबर्स बढ़ जाते हैं या सेल साइज बढ़ जाती है तो जो भी बॉडी पार्ट्स है या बॉडी ऑर्गन्स है उनकी साइज बढ़ने लगती है और उसके कारण होल बॉडी अपने आप उसकी साइज बढ़ती जाती है। एक ग्रोथ में आता है। फिर डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जब स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट में बन जाती है तब वो लाइक जो प्रोसेस यूज होता है तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। लाइक स्टेम सेल्स। फिर है रिप्रोडक्शन, इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, ये होता है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। अब इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस।
बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम होम्योस्टेसिस करता है। अब इसमें तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। कौन से? तो पहला हो गया रिसेप्टर, फिर हो गया कंट्रोल सेंटर, और फिर हो गया इफेक्टर। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लाइक जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, ये दो टाइप्स है होम्योस्टेसिस के। उसमें जो ब्लड टेम्परेचर रेगुलेशन है, ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक हमारी स्किन जब हीट डिटेक्ट करती है, तब जो भी स्टिमुलाई है वो जनरेट होता है। फिर हमारे बॉडी के जो सेंसर्स है वो डिटेक्ट करते हैं, और जो ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस है, लाइक कंट्रोल सेंटर, उसको सिग्नल भेज देते हैं कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया है। तो कंट्रोल सेंटर, हाइपोथैलेमस फिर उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टर को सिग्नल देता है, और फिर बॉडी में चेंजेस होके वो टेम्परेचर लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। सिमिलरली फॉर द जब बॉडी में ठंड लगती है तब। फिर है बॉडी ग्लूकोज रेगुलेशन। इसमें क्या होता है कि जब लाइक हमें हमें मालूम है कि लाइक डायबिटीज पेशेंट्स में शुगर बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है कि जब बॉडी में शुगर बढ़ जाएगी तो सिग्नल देंगे ब्रेन को कि शुगर बढ़ गई है, तो फिर अपने आप ब्रेन इंसुलिन को रिलीज करेगा, जो कि फिर जो शुगर बढ़ी है उसको कंट्रोल करेगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, और यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और इसके वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन जब और स्ट्रांग होंगे तभी बेबी अच्छे तरीके से डिलीवरी हो जाएगी। तो वही कि ज़्यादा फोर्स लग जाता है इसके वजह से, और एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में अच्छा एग्जांपल है। फिर एक ब्लड क्लॉटिंग। जब हमें इंजरी होती है तब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो डैमेज साइड पे जाते हैं, और जब वो डैमेज साइड पे जाते हैं तो जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है, और उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मोर प्लेटलेट्स या केमिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उस प्लेटलेट के जगह पे जहाँ पे इंजरी हुई है। और ये जो कंटिन्यूअस एम्प्लीफिकेशन होता रहता है और प्लेटलेट बहुत बढ़ जाती है, और वहाँ पे एक क्लॉट फॉर्म कर देता है। क्या होता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, और फिर वो क्लॉट फॉर्मेशन कर देगा। और जब एक क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो वो ब्लड जो है बह रहा है वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, और जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक एनाटॉमी टर्मिनोलॉजीज। अब ये क्या है, अब देखते हैं। तो इसमें पहली है एनाटॉमिकल पोजीशन। इसमें स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन, जो भी बॉडी हमारी होती है, लाइक हम जब हम नॉर्मल बॉडी का पोस्चर होता है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन इसमें आता है एनाटॉमिकल पोजीशन में। फिर है डायरेक्शनल टर्म्स। इसमें क्या होता है कि जो भी लोकेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट इन रिलेशन टू अनदर, इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। लाइक सुपीरियर मीन्स लाइक टूवर्ड्स द हेड, इंफीरियर मीन्स टूवर्ड्स द फीट, एंटीरियर टूवर्ड्स द फ्रंट, posterior means towards the back of the body, medial means towards the midline, lateral means away from the midline, proximal means closer to the point of attachment, distal means farther from the point of attachment, फिर है superficial near the surface, फिर है डीप मीन्स अवे फ्रॉम द सरफेस। फिर आता है बॉडी प्लेन्स। जो भी बॉडी प्लेन्स आर द इमेजिनरी लाइंस दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू सेक्शंस। ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो कि बॉडी को डिवाइड्स करती है अलग अलग प्लेन्स में। लाइक ये जो फर्स्ट है सैगैटाइल प्लेन, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी बॉडी है उसको राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड किया जाए, लाइक बीच में से ए, यदि हम सैगैटाइल प्लेन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बॉडी। फिर है फ्रंटल प्लेन। इसमें बॉडी फ्रंट एंड बैक पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर है ट्रांसवर्स प्लेन, इसमें बॉडी अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर आती है बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज आर द स्पेसेस विद इन द बॉडी दैट कंटेन एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स।
ये स्पेसेस होते हैं जो कि ये बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इनका टाइप्स कौन से हैं? तो डॉर्सल कैविटी कंटेन्स ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर है वेंट्रल कैविटी कंटेन इंटरनल ऑर्गन्स इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी लाइक थोरेसिक कैविटी, इसमें हार्ट एंड लंग्स इंक्लूड होते हैं। फिर है एब्डोमिनल कैविटी कंटेन स्टमक लिवर इंटेस्टाइन। फिर है पेल्विक कैविटी कंटेन्स यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये सब बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए वो डाउट। और यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो वो भी हमें बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।